कमोडिटी कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले कच्चे तेल की भाव पे नजर यहां पर डालेंगे, जहां पर हमने बढ़त के साथ आज कारोबार होता हुआ देखा है। ये हफ्ता और पिछला हफ्ता, ये दोनों ही हफ्तों में लगातार यहां पर तेजी देखने को मिली है। आप देख सकते हैं करीबन 2 से 2.5% की तेजी यहां पर भावों में देखने को मिली है। ब्रेंट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, 6% का 31, 31.5 के लेवल्स वहां पर फिर से बनते हुए नजर आए हैं। मेटल्स की अगर बात करें तो यहां पर मिला जुला रुख है। एक तरफ यूएस और चीन की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बाजार यहां पर और नए नित नए खुलने लगे हैं, उसका सहारा है। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर यूएस डॉलर में आज एक हफ्ते के हाईज पर कारोबार हुआ है, तो उसका कुछ प्रेशर भी यहां पर है। तो मिले जुले ट्रेंड्स के साथ यहां पर कारोबार है। सोने चांदी में लेकिन यहां पर आज हल्का सा प्रेशर देखने को मिला है। रिस्क एपेटाइट यहां पर बाजार में बढ़ी है और उसका नुकसान यहां पर सोने और चांदी में देखने को मिला। .5% की बढ़त के साथ फिलहाल कारोबार, लेकिन $1700 के नीचे अभी भी हमने यहां पर स्तर होते हुए देखे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दवानी और एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। नवनीत, आपसे शुरुआत करेंगे। आज के कारोबार में आपकी टॉपिक्स क्या हैं? आज के सेशन में मुझे लगता है कि दो मेटल्स पर्टिकुलरली आउटस्टैंड कर रहे हैं। गोल्ड में हमने लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ा सा दबाव देखा है और मुझे लगता है कि आज के सेशन में थोड़ा सा दबाव गहरा सकता है। मैं 45,550 के आसपास जो पुल बैक आएगा उस पर सेल करना चाहूंगा। 45,750 का आप स्टॉप लगाइए एंड 45,200 के नीचे के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ निकल पूरे मेटल पैक में सबसे बेस्ट प्लेस लग रहा है अगले 2-3 दिनों के लिए, और मुझे लगता है जो टेक्निकल बाउंस हम देख रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकता है। 935 के आसपास बाय किया जाए, 927 का स्टॉप लगाइए एंड 947, 950 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो बिकवाली सोने में, लेकिन खरीदारी यहाँ पर निकल में एडवाइजेबल है। वंदना, आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या है हॉट पिक्स? मनीषा, मुझे एडिबल ऑयल काउंटर में वीकनेस लग रहा है, जबकि ऑयल सीड्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पे तेजी हो सकती है। रिफाइन में मुझे लग रहा है कि 767 के लेवल पे एक बार सेल करना चाहिए, 760 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 770 का। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मस्टर्ड है, ऑयल सीड्स में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सबसाइड मूवमेंट जो है वो भी थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। 4135 के लेवल पे एक बार बाई करना चाहिए, 4195 का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 4110 का। सोया तेल में बिकवाली, लेकिन आरएम सीड में खरीदारी की राय एग्रीकल्चर कमोडिटीज में यहां पर आती हुई नजर आई है। लेकिन एक चेक यहां पर ले लेते हैं चना के भावों में भी, जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली है। आज दूसरा दिन लगातार ऐसा है जहां पर हमने खरीदारी दालों में बनते हुए देखी है। चने के भाव अभी भी एमएसपी के नीचे हैं, लेकिन निचले स्तरों से कुछ खरीदारी यहां पर लौटी है। बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर नजर अगर डालें तो मसालों पे ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमने हल्की सी बढ़त अब जीरे में आते हुए देखी है। .5% की बढ़त है। और जहां तक हल्दी की बात है, धनिये की बात है, यहां पर अभी भी वॉलेटिलिटी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है। बात अब यहां पर चीनी की करेंगे, जहां पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके हिसाब से ब्राजील की जो चीनी की उत्पादन है इस बार करीबन 16 से 18% तक बढ़ सकती है। आपको याद होगा कि भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स चीनी का उत्पादन इस बार कम है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है वो बहुत ज्यादा है और उसका लगातार प्रेशर हमने यहां पर भावों में आता हुआ देखा है। देश भर में लॉकडाउन के कारण चीनी की डिमांड और कीमतों पर खासा दबाव है। खासकर इंडस्ट्रियल सेगमेंट की मांग बेहद कम है, जिससे मिलों के पास स्टॉक बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चीनी के दाम घटने से भी घरेलू बाजारों पर दबाव है। चीनी को लेकर अब आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इस्मा के डायरेक्टर जनरल अविनाश वर्मा। अविनाश, नमस्कार। सभी सेक्टर्स में मंदी है, हमने डिस्ट्रप्शन सप्लाई चेन में भी आते हुए देखी है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के क्यूज भी वीक हैं, चीनी में भी काफी हद तक वही देखने को मिला है। किस तरह से फिलहाल आप डिमांड बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि पिछला महीना यहां पर लॉकडाउन के हिसाब से बिल्कुल वॉश आउट था, काफी हद तक मई के बारे में शुरुआत हमने वैसे ही होते हुए देखी है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया डिमांड चीनी का थोड़ा कम है बिकॉज रेस्टोरेंट्स नहीं चल रहे हैं या कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी चीनी खरीदती थी, स्पेशली दी इंडस्ट्रियल डिमांड वो कम है। मिठाई वाला भी जो हमारे नुक्कड़ में मिठाई बेचते हैं वो भी अभी बंद है, तो वो डिमांड हमारा थोड़ा कम है। पिछले महीने करीब करीब लोग बोल रहे हैं कि 40% डिमांड डिस्ट्रॉय हुआ है। इस महीना लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा है, बट कुछ रिलैक्सेशन शुरू हुए हैं, कुछ शॉप्स खुले हैं, कुछ फैक्ट्रीज भी स्टार्ट होने वाले हैं। इसीलिए इस महीने का जो डिमांड है उसमें थोड़ी सी बेटर होगी एज कम्पेयर टू लास्ट मंथ। तो ओवरऑल पूरे 2-3 महीने में अगर मुझसे पूछें, पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि करीब करीब 10 लाख टन का डिमांड हमारा डिस्ट्रॉय होगा।
अविनाश, इंटरनेशनल क्यूज कैसे हैं? क्योंकि जब हम इनिशियली प्री कोविड बात कर रहे थे तो एक्सपोर्ट को लेकर यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी थी मार्केट्स में, लेकिन अब जिस तरह से बाजार टोटली बदल चुका है, सप्लाई यहाँ पर ज़्यादा है, कच्चे तेल के भाव बहुत गिरे हैं, एथेनॉल की इंडस्ट्री किस तरह से इसको देखती है, और आगे जाके आपको क्या लगता है केन इंडस्ट्री के लिए ये दौर कैसा है? देखिए, पहला तो इंटरनेशनली हम लोगों को मालूम है करीब 7 से 8 मिलियन टन की डेफिसिट है वर्ल्ड मार्केट में, और उस डेफिसिट को फुलफिल करने में इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहेगा और रहा है। अभी भी जो वर्ल्ड प्राइसेस गिरे हैं, इट इज ऑल्सो बिकॉज जो ब्राजीलियन करेंसी है उसमें काफी बड़ी गिरावट आई है, जिसके कारण ब्राजीलियन शुगर भी लोअर प्राइस पे जा रहे हैं। अभी जब हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, करीब करीब 60 लाख टन का हमारा टारगेट मिला था साल में एक्सपोर्ट करने का, उसके अगेंस्ट में टिल अबाउट से बिगनिंग ऑफ मई 42 लाख टन का कॉन्ट्रैक्ट हमने कर लिया है। अभी भी करीब करीब 5 महीने बचे हैं इस सीजन में, और हम देख रहे हैं कि हमको एक डिमांड आ रहा है फ्रॉम ईरान एंड इंडोनेशिया। तो ये 42 लाख टन 50 से 55 हम टारगेट कर रहे हैं कि उतना भी अगर हम कर पाए तो बेहतर रहेगा। और जो ईरान और इंडोनेशिया से डिमांड आ रहा है वो हमें एक प्रीमियम मिल रहा है ओवर एंड अबव दी वर्ल्ड प्राइसेस, इसीलिए एक्सपोर्ट हमारा उतना बुरा नहीं है जितना हम लग रहा था। ऑन दी एथेनॉल साइड, यस, ब्राजीलियन प्रोडक्शन ऑफ शुगर विल बी मोर बिकॉज एथेनॉल का प्राइस वहां गिर गया है, बट हमको ये भी सुनने में आया है कि ब्राजीलियन गवर्नमेंट कुछ राहत देगी, कुछ असिस्टेंस देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी फॉर एथेनॉल, जिसके कारण एथेनॉल की बढ़ोतरी इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आना चाहिए। जी, यानी कि डिमांड डिस्ट्रक्शन यहाँ पर भी है। और अविनाश, जो आपने कहा कि 10 लाख टन की डिमांड डिस्ट्रक्शन आप देखते हैं, वो मार्च अप्रैल मई के महीने के हिसाब से देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि ये नंबर्स आगे जाके बढ़ सकते हैं? नहीं, मार्च अप्रैल मई के हिसाब से हम देख रहे हैं, या मिडिल ऑफ जून तक देख रहे हैं। उसके बाद हमें लग रहा है कि देयर विल बी अ स्पर्ट इन डिमांड, बिकॉज जो भी हमारा पाइपलाइन है, जो ट्रेडर्स कम्युनिटी, हमारे जो मित्र लोग हैं, उन्होंने अपनी जितनी स्टॉक से उसे पूरा का पूरा बेच दिया है, एंड देयरफॉर पाइपलाइन फिलहाल ड्राई है। सेकेंडली, जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, आई एम श्योर उन्होंने भी जितनी उनकी चीनी की स्टॉक थी, they would have used it up. So जैसे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा और ये फैक्ट्रीज चालू होंगे, हमारे नुक्कड़ वाले मिठाई वाले चालू होंगे, ट्रेडर्स को भी थोड़ा सा लगेगा डिमांड आ रहा है, तो देयर विल बी अ स्पर्ट इन द डिमांड फ्रॉम द मिडल ऑफ जून। और बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है, हम 260 लाख टन का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे इस साल हमारा कंजम्पशन होगा, उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 250 हो जाएगा हमारा कंजम्पशन फॉर द फुल सीजन, स्पेशली बिकॉज टिल अबाउट फरवरी हम पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 10 लाख टन ज्यादा बेचे थे। इसीलिए अगर 10 लाख कम भी होता है तो 250-255 के बीच में कंजम्पशन की फिगर पूरे साल में रहना चाहिए। चलिए, एज ऑफ नाउ ओवरऑल साल की फिगर्स आप नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इन 3 महीने में 10 लाख टन की डिमांड डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली शुगर एज एन इंडस्ट्री को देखनी रह सकती है। अविनाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो अपनी वो राय रखने के लिए। चीनी से आगे बढ़ते हैं और कॉटन पे नजर डालते हैं, जहां पर चीन की डिमांड सुधरने की उम्मीद से आज यहां पर कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने इस साल के लिए कॉटन खपत के अनुमान में खासी कटौती करी है। आईसीएसी का मानना है कि कोरोना संकट के कारण कॉटन की जो खपत है वो 12% घटकर 2 करोड़ 29 लाख टन रह सकती है। हमारे साथ कॉटन कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। नरेंद्र अग्रवाल जी, नमस्कार। कॉटन के भावों में अच्छी खासी गिरावट पिछले कई दिनों में देखने को मिली है, कल और आज में हल्की सी रिकवरी यहां पर जरूर दिखी है, लेकिन आपको क्या लगता है आगे किस तरह के भाव रह सकते हैं? क्या और प्रेशर आएगा? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि बारिशें शुरू होने से पहले, मॉनसून शुरू होने से पहले काफी हद तक जो कॉटन है वो यहां पर किसान बेच देना चाहते हैं। नहीं, कॉटन की बिक्री के लिए तो किसान अभी मंडी में माल ला रहे हैं। अभी देश में 1 लाख गांठ के आसपास की अराइवल हो चुकी है जी। ये थोड़ा सा कोरोना आपने कहते लॉकडाउन में ढील होने के बाद में है, और कॉटन के प्राइसेस काफी गिर गए हैं। उसका मेन कारण ये है कि पिछले 2 महीने के लॉकडाउन के पीरियड के अंदर हमारा कंजम्पशन करीब 50 लाख गांठ का जो है वो कम हो गया है। 50 लाख गांठ के कंजम्पशन के कम होने का इफेक्ट तो ये कैरी ओवर स्टॉक पे जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो है कॉटन का स्विंग कम होगा। किसानों को जो है सपोर्ट प्राइस के अलावा जो है
ट्रेड में भाव ज्यादा नहीं मिले हैं। इसकी वजह से जो है ये कॉटन का सोइंग घटना चाहिए। आपको क्या लगता है कितनी यहाँ पर कटौती देखने को मिल सकती है बुआई में कॉटन की, और आगे जाके भाव आपको कैसे लगते हैं? ये जो 2 दिन की रिकवरी है, क्या इसमें कुछ जोड़ना चाहिए या आपको लगता है कि भावों में फिर से मंदी आएगी? नहीं, जब तक एक्सपोर्ट डिमांड नहीं मिलती, जब तक बाजारों के अंदर कोई खास रिकवरी नहीं आएगी, ये तो जो है डे टू डे की जो है अप डाउन से है जी। इससे कोई लॉन्ग वे में हम ये नहीं कह सकते कि अपने चलते कोई तेजी आएगी या कोई मंदी आएगी जी। लेकिन जब तक एक्सपोर्ट में डिमांड नहीं आती है और गवर्नमेंट कोई एक इंसेंटिव एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं देती है, तब तक कॉटन में रिकवरी आना मुश्किल है। और यहाँ से भाव को क्या लगता है आपको, कितना टूट सकते हैं यहाँ से भाव? नहीं, भाव काफी लोअर स्टेज पे आ चुके हैं और मोस्टली स्टॉक गवर्नमेंट के पास में है जी। ट्रेड में करीब 50 लाख गार्ड का स्टॉक है और इसको छोड़ करके बाकी 1 करोड़ गार्ड का स्टॉक गवर्नमेंट के पास है जी। ये दोनों को मिलाकर के 1.5 करोड़ गार्ड का है। यदि गवर्नमेंट यदि कल को उसको बफर में डाल देती है तो भी बाजारों में कुछ 2-3 हजार रुपए खंडी की सुधार आ सकता है। ठीक है, नरेंद्र अग्रवाल जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भावों में ऑलरेडी काफी मंदी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन उम्मीद ये है कि सरकार यहाँ पर जरूर कुछ कदम उठाएगी ताकि इस इंडस्ट्री को सहारा मिले। वंदना, आप कैसे देखती हैं कपास के भावों को आगे जाते हुए? मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेस जो है वो काफी निचले स्तर पे यहाँ पे आ गए हैं। एक हमारा कॉम्पिटिटर यहाँ पे है इंटरनेशनल मार्केट में, वियतनाम। काफी जो एक्सपोर्ट्स ऑर्डर है वो वियतनाम को मिल रहे हैं, तो इसका भी एक इम्पैक्ट भारतीय बाजार पे आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 900, 910, 920 तक का जो एक लेवल है वो एक सपोर्ट लेवल रहना चाहिए। उससे अगर नीचे कमोडिटी जाती भी है तो स्टे लॉन्ग नहीं करेगी। ऊपर की साइड में मुझे लग रहा है कि रिकवरी आती है यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से 1050 से 1060 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है कपास में। तो मेरे ख्याल से डिमांड कम है, लेकिन ऑलरेडी बहुत डाउनसाइड हम लोगों ने देखा है, तो 20-25 रुपए नीचे यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होना चाहिए और अपसाइड में हम 1050 से 1060 तक का भाव आते हुए देख सकते हैं। और एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि एक बार 16,200 से 16,500 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे ग्रेजुअली आ सकता है। चलिए, काफी मंदी हमने कॉटन के प्राइसेस में देखी है, कुछ रिकवरी यहाँ पर अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड है। लेकिन इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब लौटेंगे तो देंगे दर्शकों के सवालों के जवाब। आप हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी कॉल पे और अब समय हो चला है कि हम अपने दर्शकों को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि मैंने क्रूड ऑयल का एक नोट लिया है जो कि 1780 रुपए में जी, तो क्या मुझे इसको होल्ड रखना चाहिए और आगे इसका क्या ट्रेंड रहेगा? आज तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, एमसीएक्स पर भाव 10% ऊपर है। नवनीत, आप क्या राय देंगे सुरेंद्र जी को? 1780 में खरीदारी है इनकी। हाँ जी, काफी अच्छे मुनाफे में ये क्रूड ऑयल में, और अगर हम देखें तो नीचे से करीब 75% रैली आ चुका है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। 795 का लो था और करीब 2000 के आसपास अभी चल रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रैली 2050 207 के आसपास 70 के आसपास थकने लग जाएगी, तो आप ट्रेल स्टॉप लॉस करते चलिए। 1910 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 2000 के ऊपर सस्टेन होगा तो 1950 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं। चलिए सुरेंद्र जी, अच्छे खासे मुनाफे में हैं आप। आज के लिए, आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। 10 से 11% की बढ़त आज यहाँ पर आते हुए देखी है और हल्की सी बढ़त यहाँ पर और मजबूत रह सकती है। एक और हमारे पास एसएमएस आया है दीपक अग्रवाल जी का, ये मालेगांव से हैं और ये वंदना, इनका कपास खली में 3 लॉट की बिकवाली की है इन्होंने 1825 के स्तरों पर। कारोबारी है ये, क्या करें? मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे आई है और काफी डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इन्हें एक बार 1880 से लेके 1860 तक का जो एक लेवल है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहां पे इन्हें पोजीशन को क्विट करना होगा। और अब जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है, चाहे कपास हो या कपास खली हो, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे है। तो जो भी इन्हें डाउनसाइड मिलता है वहां पे ये पोजीशन को एग्जिट करें। और अपसाइड में मुझे इनफैक्ट यहाँ पे लग रहा है कि एक बार 1960, 1965 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे आ सकता है। चलिए, यहाँ पर भी खरीदारी की उम्मीद, यहाँ पर भी बाजार बेहतर है, करीबन 4% की तेजी और कुछ बढ़त की उम्मीद यहाँ पर वंदना को है। हमारे अगले दर्शक को जोड़ते हैं, अमित जलंधर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अमित नमस्कार, आपका क्या सवाल है? हेलो जी अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी मैम आ रही। नमस्कार मैम। हाँ जी अमित, क्या है आपका सवाल?
मैम ऐसा है कि मैंने 2 लॉट लिए थे आज से 4 साल पहले सिल्वर के, जो कि काफी लंबा टाइम हो गया, 5500 के करीब लिए थे मैंने, और अभी मैं उसको 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ। सो काइंडली मुझे बताएंगे लॉन्ग टर्म इसको होल्ड रखूँ, क्या करूँ? काफी लॉस हो चुका है मुझे अभी ऑलरेडी। जी हाँ, खरीदारी है इनकी 55,000 के आसपास की, 5500 के आसपास की। क्या कहेंगे आप इन्हें नवनीत, क्योंकि भावों में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। निचले स्तरों से ऑफकोर्स हल्की सी इंप्रूवमेंट चांदी में है, लेकिन 42,000 के आसपास के स्तरों पर अब अमित क्या करें? जी 55,000 तो इनकी कॉस्टिंग है, और उसके साथ साथ इन्होंने 2 साल का रोल और प्रीमियम भी शेयर किया है, वो भी लगभग 8 से 9,000 रुपए के आसपास हो चुका है। तो मुझे लगता है कि इनकी कॉस्टिंग अभी काफी एलिवेटेड है, और मुझे लगता है अगले 3-6 महीने भी सिल्वर प्राइसेस थोड़े से अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। बेस मेटल्स में हमने एक डिसेंट रनअप देखा है, जिसके साथ साथ सिल्वर में थोड़ा मोमेंटम आया है, बट 45,100 के आसपास सिल्वर में टाइम एंड अगेन एक रेजिस्टेंस लेके वापस वहां से पलटता हुआ नजर आया। तो मुझे लगता है 1-2 साल के पर्सपेक्टिव से ठीक है होल्ड करना, बट अगर 2-3 महीने के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर सिल्वर को 45,000 का स्तर निकालना काफी डिफिकल्ट होगा। यानी कि वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी रह सकती है, क्योंकि चांदी सोने को तो फॉलो करती है लेकिन मेटल्स को ज्यादा फॉलो करती है। इसीलिए सोने में इस साल में हमने पॉजिटिव ट्रेंड्स आते हुए देखे हैं, लेकिन चांदी ने काफी हद तक बेस मेटल्स के साथ यहाँ पर नुकसान दिया है। अगले SMS है अगला हमारे पास शंकर लाल जैन जी का बानस कांठा से। ये मक्का बेचना चाहते हैं वंदना, ये किसान हैं और इनके पास होल्डिंग्स हैं, इनके लिए आपकी क्या राय है? मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा इनको होल्ड करके चलना चाहिए। एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि ऐसी कमोडिटी है जिसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी है प्राइसेस में, और 2-3 महीने का होल्डिंग पीरियड इन्हें कम से कम रखना चाहिए। प्राइसेस यहाँ से नहीं भी तो मुझे लग रहा है कि 200 से 250 रुपए तक का जो एक अपसाइड है वो देख सकता। फिलहाल तो एक करेक्शन मोड है वो रहेगा इसको, क्योंकि स्पॉट में है ये, तो इनको होल्ड करके रखना चाहिए और 2-3 महीने के होल्डिंग पीरियड के साथ रखें। प्राइसेस ऊपर में कम से कम मुझे लग रहा है कि 10 to 15% एक प्रीमियम जो है वो दे सकता है। शंकर लाल जी, यानी कि अपना मक्का आप होल्ड करिए। भावों में बहुत ज्यादा गिरावट है, आपने तब भी होल्ड किया है और अब हल्की सी बढ़त देखने को मिली है, तो आगे जाके कुछ मुनाफा कमा सकते हैं। विकास गोयल जी पंचकुला से अब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास जी नमस्कार, क्या है आपका सवाल? नमस्कार मैम जी मैम, मैंने 5 लॉट बाय किए हुए हैं नेचुरल गैस के 153 पे, उसमें क्या लग रहा है जी मैम आगे? क्या उसको अभी 149 चल रहा है? जी हाँ, और हमने यहाँ पर 157, 158 तक के लेवल्स भी ऊपर में यहाँ पर आते हुए देखे हैं। काफी वॉलेटाइल रहा है। नवनीत, नेचुरल गैस का ट्रेंड थोड़ा सा बेहतर हुआ जरूर दिखा है हमने पिछले कुछ दिनों में। इनकी खरीदारी 153 पर है, क्या राय है इनके लिए? जी नेचुरल गैस में काफी दिनों बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी हुआ है और उसके बाद वापस उसको रिट्रेस करते हुए वापस प्राइसेस 2 दिनों में थोड़े से नीचे आए हैं। मुझे लगता है बायस पॉजिटिव ही है, और जब तक 144 का लेवल नहीं टूटता है वापस फुल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर 154 और 158 तक के भाव देखने मिल सकते हैं। तो इनकी पोजीशन 154 के स्टॉप लॉस से इंटैक्ट रखनी चाहिए। यानी कि आप होल्ड कर सकते हैं विकास जी, यहाँ से बढ़त की उम्मीद है। बाजार को लगता है कि डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी जो है वो आगे जाके भी नेचुरल गैस में रह सकती है, और जैसे नवनीत ने कहा 144 का, लेकिन आप स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर लगाएं। अगला SMS है नवनीत कनिष्क का हरियाणा से। एल्यूमिनियम के 5 लॉट खरीदे हैं उन्होंने 130.95 के लेवल पर, इनके लिए आप क्या सलाह देंगे? जी एल्यूमिनियम अगर देखा जाए तो पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में सबसे वीकेस्ट है, और उसके फंडामेंटल्स भी काफी वीक है। अबंडेंट इन्वेंट्री है, अबंडेंट सप्लाई है, और किसी भी तरह का हमने खास प्रोडक्शन कट नहीं देखा है। तो मुझे लगता है पूरा जो पुल बैक हम पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट एल्यूमिनियम में कुछ हद तक देखने मिलेगा, बट ओवरऑल प्राइसेस नेगेटिव बायस के साथ ही चलेंगे। 132, 133 के स्तर अगर इनको मिले तो वहां पर एग्जिट करने को देखना चाहिए। एल्यूमिनियम पोजीशन होल्ड करने में मुझे ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं लगता है। ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम ने अंडर परफॉर्म किया है। हमने मल्टी ईयर लोज यानी कि 4 साल के लोज यहाँ पर एल्यूमिनियम में कल बनते हुए देखे थे। आज भी यहाँ पर गिरावट के साथ ही कारोबार है। कृष्णा राजपूत अहमदाबाद से अब हमारे साथ हैं। कृष्णा नमस्कार, क्या है आपका सवाल? हेलो जी कृष्णा, क्या है आपका सवाल? MCX के लॉट लिए हुए 5 निकल के। जी नवनीत, कृष्णा ने निकल के 5 लॉट खरीदे हुए हैं 918 के लेवल्स पे। इनके लिए क्या राय है? क्योंकि निकल में हमने 6 हफ्ते के हाईज यहाँ पर बनते हुए देखे थे, और कृष्णा यहाँ पर प्रॉफिट में भी हैं। 936 के स्तर फिलहाल यहाँ पर हैं। इनके लिए क्या राय है?
जी, मुझे मेरा आज का टॉपिक भी निकल ही है और मुझे लगता है कि निकल आने वाले 2-4 दिनों में आपको 947, 955 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 927 का, या उससे भी कंफर्टेबल स्टॉप लॉस चाहिए तो 920 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन इंटैक्ट रखिए, आपको 955 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। यानी कि बढ़त यहाँ पर जारी देखनी चाहिए और यहाँ से और खरीदारी की एक्सपेक्टेशन है। 935 के लेवल्स जा सकते हैं। तो कृष्णा, क्लियरली आपको यहाँ पर बाइंग अपनी पोजीशंस जो हैं वो यहाँ पर होल्ड करके चलनी चाहिए। एक और एसएमएस आया है और आज मेटल स्टॉक्स, मेटल इंक्वायरीज की काफ़ी भरमार है। लेड में आपको क्या लगता है? खरीदारी है यहाँ पर इनकी 5 लॉट की 134 के लेवल्स पर। जी, लेड में हमने देखा है लास्ट 2-3 दिनों में थोड़ा सा मार्जिनल पुल बैक देखने मिला है बाकी सारे मेटल्स के साथ में। लगता है इनकी कॉस्टिंग फिर से आ जाएगी, बट उसके ऊपर सस्टेन होता हुआ मुझे कुछ खास ट्रेंड नहीं लग रहा है लेड में। इनफैक्ट सेल ऑन रैलीज का रिकमेंडेशन रहेगा और 130 और 128 तक के भी लेवल्स आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। मेटल्स पे आज काफी सारे सवाल देखने को मिले हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटीज में उठा पटक है, लेकिन अपने हमारे दर्शकों का शुक्रिया हमको ये सवाल भेजने के लिए, और आपका भी वंदना और नवनीत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों की सहायता करने के लिए, उनका पोर्टफोलियो यहाँ पर मददगार बनाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल कमोडिटी कॉल में इतना ही, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज पर।